साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर मेडिकल पाठशाला में आपके सामने एक विशेष टॉपिक, क्यों होती है दिल की बीमारियां, क्यों होते हैं स्ट्रोक, इनको कैसे समझें। ये ज़्यादातर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के एबनॉर्मल लेवल की वजह से होते हैं। अब इसको समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। लिपिड प्रोफाइल्स में जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ HDL, LDL ये सब कराते हैं, इन सब का क्या महत्व है हमारे जीवन में। इनको समझने के लिए हम आज चर्चा करेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। साथियों, भोजन जो हम लोग करते हैं उसके अंदर जो यौगिक या कंपाउंड्स पाए जाते हैं और जो हमको ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमको हमारे शरीर में निर्माण कार्य करते हैं, वृद्धि का काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं और साथ में टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ऐसे सभी पदार्थ हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनको हम दो मुख्य ग्रुप में बांट सकते हैं। एक मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो MACRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो जिन न्यूट्रिएंट्स की शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स MICRO या माइनर न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इसीलिए कहते हैं कि इनकी महत्ता कम नहीं है, लेकिन कि शरीर को मात्रा के दृष्टि से कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, MACRO मैक्रो, ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कि अमाउंट के दृष्टि से इनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, उसमें जो मुख्य 3 होते हैं उनमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये बने होते हैं और ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। एक एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट और होता है जिसको हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर ना कार्बन भी नहीं होता और ऊर्जा देने का काम भी नहीं होता, और ये है हमारे जीवन का मुख्य आधार, जल, पानी। पानी भी एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यद्यपि ऊर्जा नहीं देता, क्योंकि शरीर की पानी की ज़रूरत केवल भोजन के दौरान गए पानी या शरीर के अंदर चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं से पैदा हुए पानी से पूरी नहीं हो सकती। तो हमको अलग से पानी पी करके, पानी का सेवन करके हमको इसकी पूर्ति करनी पड़ती है शरीर की ज़रूरत के लिए। तो इस तरह से 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके आ गए। अब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में 2 चीज़ें होती हैं, पहला विटामिन, दूसरा मिनरल, खनिज पदार्थ। साथियों, चूँकि चर्चा हम लोग आज लिपिड की करेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब इसी के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम लोग आज लिपिड को समझने की कोशिश करेंगे। लिपिड एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये हमारे शरीर में ऊर्जा व शरीर निर्माण में उपयोग में आता है। लिपिड जो है शरीर में 3 रूपों में देखा जाता है। पहला ट्राइग्लिसराइड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा स्टेरॉल्स, STEROLS, स्टेरॉल्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स हैं जो 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। बता दें कि लिपिड की यूनिट, इकाई, सारे लिपिड्स की यूनिट या इकाई जो निर्माण की होती है वो फैटी एसिड्स होती है। ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर एक ट्राइग्लिसराइड बनता है, इसीलिए ट्राई है 3। और ये भोजन में ऑयल ऑफ फैट के रूप में ये पाए जाते हैं। एनिमल जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो फैट के रूप में पाया जाता है, जो फैट सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में मिलता है। वहीं पे प्लांट से ये ऑयल के रूप में मिलता है। और जैसे आप जानते हैं कि मिल्क है, मतलब दूध है, चीज़ है,
इस तरह की चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में हैं, मीट है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन देती हैं, लिपिड देती हैं, जहाँ पे कहते हैं कि फैट एनिमल से मिलता है। और वहीं पर कहते हैं कि जो ऑयल्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं नट्स से, कार्न से, ओलिव से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कैनोला इत्यादि से। ये ट्राइग्लिसराइड का रोल क्या है शरीर के अंदर? जैसा मैंने बताया कि लिपिड का निर्माण इस शरीर के निर्माण में उपयोग होता है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड हमारी सेल जो होती है, कोशिकाएं होती हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बाई लिपिड लेयर, मतलब लिपिड की 2 लेयर होती हैं, उसमें इसका पार्टिसिपेशन होता है, इसका सहयोग होता है ट्राइग्लिसराइड का, साथ में फास्फोलिपिड का। फास्फोलिपिड में ये हम लोग जानेंगे फिर से। दूसरा इसका काम होता है थर्मल इंसुलेशन देने का, मतलब यानी कि ठंडक से बचाने का। तीसरा बड़ा काम होता है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के अंदरूनी अंग होते हैं, उनके चारों ओर एक फैट की कुशन जैसी लेयर बनाता है और जो झटकों से और छोटे मोटी चोटों से अंदरूनी अंग का बचाव करता है। चौथा बड़ा काम होता है कि हमारे शरीर में ये फैट रिजर्व का काम करता है और जाकि भोजन कमी के समय इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पाँचों, ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है या फैट हमारे शरीर का नॉर्मल फैट रिजर्व होता है, ये हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है और एक व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म, उसकी उपापचय सुचारू रूप से काम कर रही है, इफ़िशियंट है और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर का द्योतक के रूप में ये एक पैरामीटर है कि हमारे शरीर में एक नॉर्मल फैट रिजर्व होना चाहिए। जिनके अंदर ये नॉर्मल फैट रिजर्व नहीं होता है उनको भी तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हाँ, अगर हम एक्सेस कैलोरी लेते हैं, चाहे शुगर के रूप में चाहे फैट के रूप में, तो शरीर की ज़रूरत के एक्स्ट्रा जो कैलोरी इकट्ठा शरीर में होती है बचने के बाद, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में शरीर में जगह जगह पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू के अंदर ये फैट के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में रिजर्व कर ली जाती है। और अगर इस तरह से हमारा फैट बढ़ता रहे, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता रहे, तो हमारे शरीर में बॉडी फैट विजिबली दिखने लगता है। जैसे हमारी तूंद निकल आई, हिप निकल आई और हमारा शरीर मोटा हो गया, तो ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ जाने की वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू में कलेक्शन की वजह से होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि फास्फोलिपिड क्या रोल अदा करता है। फास्फोलिपिड 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक फास्फेट मूलक द्वारा बना होता है। ये वाटर और ऑयल दोनों सॉल्युबल होता है और अभी जैसा हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बनाने में ट्राइग्लिसराइड के साथ इसका सेल मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर में इसका बनाने में उपयोग होता है। और साथ ही फास्फोलिपिड जो बाइल जूस बनता है लीवर से, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, बाद में पाचन का समय निकलता है, इसके अंदर भी इसकी मात्रा होती है, फास्फोलिपिड पाया जाता है और ये फैट के इमल्सिफिकेशन करके, मतलब बड़े बड़े ऑयल ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ करके, ताकि पाचक रस बेहतर काम कर सके, पाचन में इस तरह से मदद करता है। और ये सामान्यतः मूंगफली, एग याक, मतलब यानी कि जो अंडे की जर्दी होती है, सोयाबीन होती हैं, अंकुरित गेहूँ होता है या आर्गन मीट जैसे लीवर आदि इसमें ये मिलता है। तीसरा लिपिड होता है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स वैक्सी सब्सटेंस होता है और ये एग्जैक्टली फैट नहीं होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है और पानी में नहीं घुलता है। ये इसका ज़्यादातर हिस्सा भोजन के बजाय शरीर में खुद निर्मित किया जाता है बॉडी द्वारा और ये जनरली हमारे यहाँ शरीर में हार्मोन बनाने के काम में आते हैं, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन बनाने के काम में आते हैं और इनके निर्माण का जो बेसिक यूनिट होती है वो स्टेरॉइड कोर होता है और साथ में फैटी एसिड्स भी होते हैं। स्टेरॉल्स 2 तरह से होते हैं सोर्स के आधार पर। अगर एनिमल से आया है तो वो जो स्टेरॉल्स कहते हैं और जो प्लांट से आता है उसको हम लोग फाइटोस्टेरॉल्स कहते हैं। प्लांट में जो स्टेरॉल्स होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में एर्गोस्टेरॉल फ्रॉम
फंगस। और ज़ोस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा कॉमन, पॉपुलर और हमारे शरीर में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल के नाम से पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में एक वैक्सी वाइटिश येलो ऑर्डरलेस, मतलब जिसमें कोई गंध नहीं होती, ऐसा सब्सटेंस होता है। और ये पूरे शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 20% तो हम फैट से मतलब भोजन से प्राप्त करते हैं, और सारा 80% हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट इत्यादि द्वारा लीवर से बनाया जाता है। और जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच भोजन करते हैं तो उनसे लीवर को ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कहाँ आता है? हमारे अंदर विटामिन डी बनाने में काम आता है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स बनाने में काम आता है, बाइल साल्ट्स की सिंथेसिस में काम आता है, और सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में काम आता है, और नर्व्स में भी, तंत्रिकाओं के भी निर्माण में काम में आता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस तरह से। और जो है ये ख़ास बात ये है, ये केवल एनिमल ओरिजिन से ही प्राप्त होता है, इसका प्लांट ओरिजिन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की अभी बताया कि ये ज़ोस्ट्रॉल है, एनिमल से प्राप्त स्ट्रॉल है। इस तरह से देखा जाए, ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, दोनों ही हमें बहुत ही निर्माण और ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। समस्या कहाँ है? हम लोग क्यों कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं? समस्या ये है कि जब हमारे अंदर अपनी इर्रेगुलर डाइट से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अगर हमारे अंदर कहते हैं कि अनबैलेंस्ड डाइट से अगर हम अपने अंदर ज़्यादा फैट इकट्ठा कर लेते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने लगते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज से पचा नहीं सकते, तो हमारा शरीर में विजिबल फैट इकट्ठा होता है, हम बेडौल हो जाते हैं, और हमारे जो फैट एक्सेस होता है तो ट्राइग्लिसराइड और या कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में एक लिमिट से ऊपर जब बढ़ जाता है ब्लड में, तो ये हमारे शरीर की जो खून की नलियाँ हैं उनमें, उनकी दीवारों में और उनके जो गुहा है, ल्यूमेन है, उसमें ये जमने लगते हैं। और दीवारों में जब जमते हैं तो खून की नलियाँ कड़ी होने लगती हैं, हार्डनिंग होने लगती है। वहीं पर जब ये अंदर एक फैट डिपॉजिट के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं, उसको हम लोग प्लेक कहते हैं। तो जगह जगह से खून की नली सक्रिय होने लगती है। जब ये सक्रिय होने लगती है तो उससे खून का प्रवाह उस नली में कम हो जाता है। जब खून का नली में प्रवाह कम हो जाएगा, उससे सप्लाई जिन अंगों को खून की हो रही थी उनमें खून कम पहुंचेगा, पोषक तत्व ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो धीमे धीमे उनके फंक्शन में कमी आने लग जाएगी, उनके काम करने की क्षमता में कमी आने लगेगी, वो बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर दिल की जो खून की सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है, अगर उसके अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का प्रोसेस, जिसमें प्लेक बनने लगता है, PLAQE, प्लेक का डिपोजिशन होने लगता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होने लगेगी, तो खून के दौरान हृदय की मांसपेशियों कम हो जाएगा। वह हृदय की मांसपेशियाँ कम काम कर पाएंगी, फंक्शन कमज़ोर होगा। साथ में अचानक खून का प्रवाह बहुत कम हो गया या तो एंजाइना का पेन उठेगा, और अगर वो नहीं निकला, इम्प्रूव हो पाया, तो MI अर्थात मायोकार्डियल इस्कीमिया से इन्फाक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। यही चीज़ अगर खून की नली जो ब्रेन को खून पहुंचा रही है उसमें होने लगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन का कोई हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। खून की सप्लाई की कमी या ना होने की वजह से उससे हमको ब्रेन स्ट्रोक नाम की समस्या का जन्म होगा, जिसको हम लोग शरीर में विभिन्न अंगों में आई फालिस के रूप में जानते हैं। हमारी वाणी जा सकती है, हमारी आँख की नज़र जा सकती है, शरीर में कहीं कहीं अंग कमज़ोर पड़ सकते हैं, फालिस गिर सकती है। इसी प्रकार अगर ये हमारी पेरिफेरल आर्टरीज़ में होने लग जाए, पेरिफेरल आर्टरीज़ कहते हैं जो आर्टरीज़ हमारी हाथ और पैर में खून की सप्लाई करते हैं, उनको पेरिफेरल कहते हैं।
पेरिफेरल मतलब बाहरी की तरफ। तो अगर इसके अंदर खून की नलियाँ सक्रिय होने लग जाएंगी तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होने लग जाएगी। तो क्या होगा, जब आप चलेंगे या मेहनत काम करेंगे तो मांसपेशियों में दर्द उठेगा, क्योंकि वहाँ पे खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो बढ़ी हुई डिमांड जब नहीं पूरी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ पे दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे। और अगर वो भी हुआ तो फिर अगर वो भी सक्रिय हो गई तो गैंग्रीन होकर के हमारे शरीर का वो जो उंगलियां हैं वहाँ से सड़न चालू हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर गया। ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के साथ साथ ये देखा गया है कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरी खुद जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। खून की नली कड़ी हो जाएगी, लोच कम हो जाएगी, तो हमारा बेसल ब्लड प्रेशर खून की नली का के कड़ी होने की वजह से हाई हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वैसे होता क्या है कि खून की नली में पर यूनिट एरिया में कितना खून का दबाव है, और उस अंग दूसरे अंग को भेजने के लिए एक प्रॉपर प्रेशर से खून रक्त हार्ट पंप करके पुश करता है, जिसको हम लोग 120/80 का ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक में 120 और डायस्टोलिक में 80 कहते हैं। अगर खून की नली कड़ी है, उतने प्रेशर से भेजना है, सक्रिय है, तो उतने को जब वो बार बार भेजेगा तो खून की नली कड़ी होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर मतलब यानी कि उच्च रक्तचाप की बीमारी का द्योतक बन जाएगा। वहीं पर पांचवी बड़ी बीमारी देखी गई है कि खून की नली जब सक्रिय होने लग जाएगी तो मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगेगा, इरेक्शन नहीं हो पाएगा जब डिज़ायर होगा, और कारण और पैथोलॉजी वही होगी। तो अगर इन सब बीमारियों से हमें बचना है तो हमें अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए होगा, हमें अपने खान पान में शुरू से ध्यान रखना होगा, और हमें एक्सरसाइज करना होगा। अगर हम शुगर, मैदा, नमक कम खाएंगे, सामान्य स्वस्थ भोजन करेंगे, फल और ग्रेन्स पूरे खाएंगे, मतलब कि पूरे फल खाने, जूस और जेली आदि के रूप में के बजाय, और होल ग्रेन यूज़ करेंगे, छिलके सहित अनाज यूज़ करेंगे, और लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं पाएगा। लिपिड के ट्राइग्लिसराइड हो या ये बढ़ने नहीं पाएंगे, और उस पर निगरानी रखना है, क्योंकि बरसों बरस ये बढ़े रहते हैं और हमारे अंदर लक्षण नहीं होते। इसको जानने का एक ही तरीका है, जांच कराना है। 20 साल नहीं तो 25-30 साल के बाद से हर आदमी को एक बार पहला ब्लड चेकअप करा लेना चाहिए कि हमारा ब्लड में लिपिड प्रोफाइल क्या है। WHO तो 20 साल कहता है, और अगर मेरा आज सही है और मैं लाइफ स्टाइल अच्छी रख रहा हूँ तो हर 5वें साल हम इसको टेस्ट कराते रहें कि हमारा शरीर कैसा बिहेव कर रहा है, और अपनी जीवन शैली पर नज़र रखें, और किस लिपिड प्रोफाइल के किन स्तर को बीमारी वाला कहते हैं, कब हमको इलाज कराना चाहिए, इनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ती है तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अपने दोस्तों में इसको भेजिए ताकि सब इससे लाभान्वित हों, और सब्सक्रिप्शन भी करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।